नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। देखिए, हम तुलसीदास जी तक पढ़ चुके हैं। तुलसीदास जी का हमारा पूरा जो लेक्चर है वो हो चुके हैं, सारे प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं। आज जो हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास की जो आपकी बुक है आरोह भाग 2, उसका आज हम फिराक गोरखपुरी नाम का जो आपका लेसन है वो लेकर आए हैं। फिराक गोरखपुरी देखिए गज़लें और रुबानियों में बहुत माहिर थे। आज हम कई ऐसी गज़ल पढ़ते हैं या कोई रुबानी पढ़ते हैं या कोई ऐसा एक शेर पढ़ते हैं तो उसमें फिराक गोरखपुरी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है उसमें। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, उनका कवि परिचय पढ़ेंगे, कवि बोल सकते हैं, उनका शेर है वो, उन शायर की एक शायर का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम फिराक गोरखपुरी की तरफ कि उनका क्या जीवन चला था, क्या उनका साहित्य चला था, किस प्रकार से उन्होंने लेख लिखे हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, क्या क्या संकलन है उनका, ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिराक गोरखपुर। ठीक है, उनका जो मूल नाम था वो देखिए रघुपति सहाय था उनका नाम। ठीक है, लेकिन नाम पढ़ के ऐसा लगता है कुछ अलग सा नाम है, लेकिन उनका असली नाम था क्या, रघुपति सहाय, और बाद में फिराक लिखा जाता था और गोरखपुर के थे इसलिए वो गोरखपुरी हो गए। ठीक है, और जन्म हुआ था 28 अगस्त सन 1896। ठीक है, यानी कि 1896 भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और 1896 गोरखपुर में हुआ था। जो कहाँ है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, सभी को पता है गोरखपुर कहाँ है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा के अंतर्गत की बात करें तो शिक्षा में रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की उन्होंने। जो भी रामकृष्ण की कहानियां थी उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी कि उनकी शिक्षा किस प्रकार हुई है। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई है। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे, पर स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया। इतना बड़ा पद कोई नहीं त्याग सकता, लेकिन जब हम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो कई ऐसी पदवियां थी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने त्याग दी थी, यानी अंग्रेजों की दी हुई पदवियां उन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, कई प्रशस्ति पत्र दिए थे वो त्याग दिए थे, कई सम्मान दिए थे कवियों को वो त्याग दिए थे उन्होंने देश हित में। आज क्या कोई त्याग सकता है? डिप्टी कलेक्टर की का जो पद मिला है वो क्या आज त्याग सकता है कोई भी? मुझे ऐसा लगता है सरकारी नौकरी में अगर हमें 4th क्लास की भी नौकरी मिलती है तो हम उसे त्याग नहीं सकते हैं, है ना, ये मुझे ऐसा लगता है। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई उन्हें, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में वे अध्यापक रहे। विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद में सम्मान में देखें, गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। किसके लिए मिला उन्हें? गुले नगमा, एक उन्होंने उनका एक संकलन है, उस संकलन के लिए गुले नगमा के लिए उन्हें सब कुछ मिला। साहित्य अकादमी मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उन्हें मिला। ठीक है, कृतियों की बात करें तो गुले नगमा उनका एक संकलन है। बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। ठीक है, ये उनकी कृतियां हैं, गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। निधन हो गया था भाई 1983 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। ठीक है, यानी कि 1896 में वे जन्मे थे और 1983 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। ठीक है, मृत्यु के समय उन्होंने ये बोला था। वे शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, तो शायर किसी भी अवस्था में हो, किसी भी समय हो, वो अपनी शायरी ही बिखेरते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहता है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन अली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रियावत को तोड़ा है, रियावत का मतलब होता है प्रथा। ठीक है, उनमें एक प्रमुख नाम है फिराक गोरखपुरी का भी नाम आता है, यानी कि नज़ीर अकबराबादी और इल्ताफ हुसैन हाली ऐसे और भी कई ऐसे शायर थे जिन्होंने रिवायत यानी कि कोई एक जो प्रथा चली आ रही थी कि आपको इसी तरह से लिखना है, उस नियम उस लीक को तोड़ा, उस परिपाटी को तोड़ा और अपना एक नया रुख बनाया। उसमें से फिराक गोरखपुरी का नाम भी उल्लेखनीय रूप से आता है।
फिराक ने परंपरागत भाव, बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढल गए। जो सामाजिक दुख दर्द था उसको उन्होंने व्यक्तिवादी दे दिया, है ना। सामाजिक यानी समूहवादी न करके एक समूह के दुख को उन्होंने व्यक्तिवादिता के अंतर्गत पिरोकर और फिर उन्होंने रचना करी है, जिसके माध्यम से उन्होंने गजल और शेरों के माध्यम से यहाँ अनुभूति व्यक्त करी है। ठीक है, आगे देखिए कि इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है कि एक व्यक्ति ही व्यक्ति को किस प्रकार से कचोटता है, किस प्रकार से दुखी करता है, वो बात उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। अब क्या करा भाई, देखिए कि एक व्यक्ति व्यक्ति को तोड़ता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। इस बात को उन्होंने लेकर और उसकी सच्चाई को लेकर एक उम्मीद लगाई कि कैसे इस तरह की भावनाओं को हम दूर कर सकते हैं। दोनों भारतीय संस्कृति और लोक भाषा, दोनों कौन सी, जो मुस्लिम संस्कृति थी और हिंदू संस्कृति, उन दोनों की संस्कृतियों को लेकर और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उसके अंदर अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया, यानी कि शायरी के माध्यम से ये सब बताने का प्रयत्न किया है। आखिरी शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शायरी कैसी होती है, कुछ लक्षण लिए हुए होती है और मुहावरेदार होती है, चुटकीली होती है कि थोड़े से में भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कैसे ये शायरी के कहने का मतलब क्या है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है, यानी कि आप शेरों शायरियों के द्वारा आप बातचीत भी कर सकते हो, यानी कि ये लिखने के लिए नहीं होते, ये कहने के लिए कहे जाते हैं। लेकिन उन्हें जब आप संकलित करके लिखित अवस्था में कर देते हो तो फिर आपको वह साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। ठीक है, प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाया है और दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो दिव्यता है, आपको जो दिव्यता दिखाई देती है वो भौतिकता से कोई अलग वस्तु नहीं है। जैसे भौतिक वातावरण में, भौतिक संस्कृति में आप सुंदरता देखते हो, वैसे ही आप दिव्यता के अंतर्गत भी उसी तरह की सुंदरता देखते हो। ठीक है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैया री, मैं चंद्र खिलौना ले हो, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है। जैसे सूरदास ने कैसे सूरदास के जो पद है उनमें लिखा है कि मैया मुझे चांद चाहिए, एक बच्चा चांद जैसे खिलौने की मांग करता है, मेरे को चंद खिलौना चाहिए। ऐसे अलग अलग चीज़ों को लुभावनेपन की जो मुहावरेदार बातें हैं, सहज भाषा है, उन सहज भाषाओं का फिराक गोरखपुरी ने भी यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है, तो सूरदास के पद से भी वे काफ़ी प्रभावित हुए थे, है ना। आगे चलते हैं। जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदियां किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। यानी कि क्या बात बताते हैं हम बच्चों को कि हम कमरे में नहीं सो रहे हैं और हम जब आसमान के नीचे छत पर सो रहे हैं तो चांद की आकाश की जो बातें हैं, तो चांद की बातें हम बोलते हैं कि ये नीचे उतरेगा और दूध भात खाने आएगा। इस तरह की कई लोरियाँ सुनाते बच्चों को, ऐसे ऐसे चीज़ों से लुभाते रहते हैं, है ना, कई बातें सुना सुना के। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है। कौन? चंदा मामा। चंदा को मामा की भी संज्ञा दे दी है। बच्चों का, खास कर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। ठीक है, अब ऐसे बच्चों का खिलौना है चंदा कि जो महंगे खिलौने नहीं ले सकते, उन लोगों को, उन बच्चों को ऐसे ही बहलाते कि ये रहा चंदा मामा, ये तेरे लिए खिलौना लाएगा। चंदा मामा के उपलक्ष्य में कई ऐसी लोरियाँ, कविताएं सुना जाते हैं। ठीक है, एक कठिन दौर यह, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। यानी कि उस समय समाज की आर्थिक व्यवस्था इतनी दयनीय थी कि मिट्टी के खिलौने भी लेने में वे सक्षम नहीं थे।
अपने बच्चों को खुश करने में वे सक्षम नहीं थे। इस कारण वे कमरे में बैठकर अकेले में कई बार रोया भी करते थे। उस रोदन को भी उन्होंने अपने रुबानियों और गज़लों में पेश किया है या प्रस्तुत किया है। किन्होंने? फिराक गोरखपुरी ने। उस दयनीय अवस्था को जो माता पिता एक बच्चे की मांग करने पर कि मुझे मिट्टी का खिलौना चाहिए और वो नहीं ला सकते, तो ऐसी दयनीय समाज की स्थिति का भी यहाँ पर उन्होंने निरूपण किया है। ठीक है, आगे देखिए। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना। ठीक है, अब अलग अलग बातें बता रहे हैं। रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाए बालक, यानी कि जिद्दी बालक, जो बहुत जिद में आ जाता है ना, उस बालक की। रस की पुतली से ये कुछ विलक्षण प्रयोग किए हैं उन्होंने। आपने देखी रुबानियां और गजलों के माध्यम से एक माँ बच्चे को कपड़े पहना रही है, अब उनके बालों में कंघी कर रही है, या फिर उसके रूपवती जो सुंदर मुखड़ा है उसको बता रही है, माता के सुंदर मुखड़े को बताया गया है यहाँ। ठीक है, और नर्म दमक, जो चमक है बहुत ही नर्म और कोमल लगने वाली है, ऐसा बताया है। और एक जिद्दी बालक की यहाँ रूपरेखा बताई है। रस की पुतली, ये इन रसों को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, इनका विलक्षण प्रयोग करा है। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है कि देख आईने में चांद उतर आया है। वो एक उलाना दे रही, बहला रही है, बच्चे को पटा रही है कि देख तू खिलौना मांग रहा था, तेरे आईने में तो, तेरे कांच में जो दर्पण होता है उसे आईना बोलते हैं, तेरे आईने में तो चांद उतर कर आ गया है। ठीक है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। यहाँ बता रहे हैं कि कल्पना कहाँ तक जा सकती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ गोरखपुरी ने अपने यहाँ जो भी रुबानियाँ, गज़ल, शायरी, शेरों जो भी यहाँ पर प्रस्तुत किए, उनमें कल्पनाओं का और जीवन से जुड़े हुए पहलुओं का यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, और वही संबंध भाई का बहन से है। यहाँ रिश्ते की बात भी बताई है कि जो एक त्यौहार है हिंदुस्तान में कि दिवाली आती है तो चीनी के खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आ जाते हैं। रक्षाबंधन आता है तो भाई के हाथों पे जो राखी बनती है उसके जो लच्छे होते हैं वो ऐसे लगते चमकीले से, जैसे बिजली से चमक रहे। तो जो बिजली का संबंध है किससे? घटा से, कि घटा जब यानी कि बादल जब गरजते हैं तो बिजली आती है, यानी कि बादलों के गरजने के उपरांत ही बिजली चमकती है। वैसे ही संबंध भाई और बहन का होता है, यहाँ फिराक गोरखपुरी ने ये बताया है। तो ये था देखिए उनका आज का कवि परिचय, यानी कि एक गज़ल, ये जो बोल सकते हैं कि शायराना अंदाज में जो उन्होंने रुबानियाँ और गज़ल प्रस्तुत करी है, जिन्हें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उनके कवि यानी कि उन शेर का जो एक शेर है उनका परिचय आज हमने पढ़ा और जाना कि उनका नाम क्या था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन से उन्हें सम्मान प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम लेकर आते हैं उनकी गज़ल और रुबानियाँ। तो हाजिर होंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।